वजीर दाखिला और इमदाद बामी के मरकजी वजीर अमित शाह का अरुणाचल प्रदेश दौरा। अंजा जिले के सरहदी गांव किबूथू में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का किया इफ्तिताह। सरहदी गांव के रिहायशियों को बाइख्तियार बनाने के लिए गोल्डन जुबली सरहदी रोशनी प्रोग्राम का भी तोहफा। सुप्रीम कोर्ट ने अग्निपथ स्कीम को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों की मुस्तरद। स्कीम को सही ठहराने वाली दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने से किया इनकार। कहा कि पुराने तरीक़ेकार के जरिए मुंतखब होने वाले उम्मीदवारों को हासिल नहीं है तकर्रूरी का खुसूसी हक। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने नेशनल ग्रास रूट इनोवेशन एंड आउटस्टैंडिंग ट्रेडिशनल नॉलेज अवार्ड्स किए तकसीम। कहा कि भारत ने जिद्दत तराजी के शोबे में की है बेमिसाल तरक्की। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने कहा कि स्टार्टअप के शोबे में जो 70 सालों में नहीं हो सका वो 9 सालों में हुआ। कोविड इन्फेक्शन से निपटने की तैयारियों की जांच के लिए आज से मुल्क भर के चुनिंदा अस्पतालों में 2 रोजा फर्जी मश्क। अस्पतालों में कोविड-19 की रोकथाम और बंदोबस्त के लिए दस्तयाब वसाइल की तैयारियों का लिया जा रहा है जायजा। यूक्रेन की नायब वजीर खारजा एमियन जापारोवा का भारत दौरा। भारतीय वजारत खारजा में मगरबी उमूर के सेक्रेटरी संजय वर्मा से दिल्ली में की मुलाकात। यूक्रेनी नायब वजीर खारजा ने जमहूरियत, मुबाहिसा और तनव्वु की पीएम मोदी के मंत्र की सताइश। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर का आज से युगांडा और मोजम्बिक का 6 रोजा दौरा। दो तरफा ताल्लुकात की मजबूती पर होगा तबादला ख्याल। तो वहीं मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण अमेरिका के सरकारी दौरे पर मुतादिद अहम प्रोग्रामों में होंगे शामिल। ताइवान के आसपास मुसलसल तीसरे दिन चीन की जारहाना जंगी मशक। हथियारों से लैस जहाजों ने अहदाफ को बनाया निशाना। ताइवान ने 70 चीनी इलाका तैयारों और 11 आबदोजों की तैनाती का किया दावा। ताइवान के सदर के अमेरिकी दौरे से परेशान हुआ चीन। आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और लखनऊ सुपर जायंट्स होंगे मध्य मुकाबिल। दूसरी जानिब कल के दिलचस्प मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को और सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को दी शिकस्त। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन NIF के 11वें 2 साला नेशनल ग्रास रूट इनोवेशन एंड आउटस्टैंडिंग ट्रेडिशनल नॉलेज अवार्ड्स पेश किए। इस मौके पर मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह समेत कई मोअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि भारत ने इख्तिराअत के मैदान में बेमिसाल तरक्की की है। We are celebrating not just the achievements of innovators, but the spirit of creativity, innovation, and entrepreneurship. We can see small innovations happening every other day around us. Mothers daily use innovation in making meals for their children. Teachers use creativity in finding new teaching methods, and some fields such as advertising and marketing are very much dependent on creative skills. So we just have to understand and encourage the creativity and innovation which is already present everywhere. और इस मौके पर मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि एक वक्त था कि जब मुल्क में 350 स्टार्टअप थे, लेकिन आज मुल्क में 90,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। उन्होंने कहा कि जो 70 साल में नहीं हुआ वो 9 साल में हो गया है। जहां 2014 से पहले भारतवर्ष में मात्र 350 या 400 स्टार्टअप्स हुआ करते थे,
आज उनकी संख्या बढ़कर के 90,000 से अधिक हो गई और 100 से अधिक यूनिकॉर्न। ये बात कोई सामान्य नहीं है, बड़ी असाधारण सी बात है। इतना बड़ा क्वांटम जंप, यदि आप दूसरे शब्दों में देखें तो 300 टाइम्स ग्रोथ, जो शायद 70 वर्ष में ना हुआ, वो 9 वर्षों में संभव हुआ। 300 गुना वृद्धि मुझे लगता है किसी विश्व के और देश में इस प्रकार का दृश्य देखने को नहीं मिला होगा। जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले 8-9 सालों में भारत ने साइंस, टेक्नोलॉजी और इख्तरा के मैदान में कई संग मील हासिल किए हैं। गत 8-9 वर्षों में विज्ञान, प्रौद्योगिकीकरण, नवाचार को लेकर के भारत ने अनेकों आयाम हासिल किए हैं और आज ये कहा जा सकता है कि भारतवर्ष दुनिया के प्रथम श्रेणी के देशों में खड़ा है। और ये इसलिए संभव हुआ कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले दिन से ही विज्ञान, प्रौद्योगिकीकरण, नवाचार को उच्चतम प्राथमिकता दी। वैज्ञानिकों को और वैज्ञानिक के साथ जुड़े विषयों को इज्जत दी और साथ ही साथ व्यक्तिगत रुचि एवं हस्तक्षेप करते हुए उन्होंने अनेकों नए इस प्रकार के कार्यक्रम प्रारंभ किए, योजनाएं प्रारंभ की, जो नवाचार को भारतवासियों के जीवन का एक हिस्सा बना सके। मरकजी हुकूमत की अग्निपथ स्कीम के खिलाफ दायर दरख्वास्तों को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इससे कबल दिल्ली हाई कोर्ट ने इस स्कीम के खिलाफ दायर तमाम दरख्वास्तों को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि ये कौमी मफाद में है और फौज को बेहतर बनाने के लिए है। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने अग्निपथ स्कीम से पहले एयरफोर्स में तकर्री के मुंतजिर उम्मीदवारों की अर्जी पर 17 अप्रैल को समाअत करने पर रजामंदी जाहिर की है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के किथुबो में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 21 अक्टूबर 1962 में उस वक्त के कुमाऊं रेजिमेंट के उन 6 अफसरों को दिल की गहराइयों से खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं, जो यहां बहादुरी से लड़े और जिनके जरिए भारत की सरजमीन की हिफाजत की जा सकी। उन्होंने कहा कि भारत में सूरज की पहली किरण जिस जमीन पर पड़ती है उसका नाम पुरुषोराम है और अरुणाचल प्रदेश रखा गया था और तब से इस जमीन को उगते सूरज की सरजमीन कहा जाता है। जो वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम लेकर आए, उत्तरी भूभाग की सीमा 4 राज्यों और एक यूटी के 19 जिले, 46 ब्लॉक और 2967 गांवों में ये वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम शुरू हो रहा है। इसका पहला हिस्सा 662 गांवों में और 46 ब्लॉकों में शुरू होगा। लगभग 1,42,000 की आबादी, 1,82,000 की आबादी इसकी लाभार्थी होगी। 2022 से लेकर 2026 तक 4800 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। 11 जिले, 28 ब्लॉक और 1451 गांवों को प्रथम स्टेज में, जो प्रथम हमारा चरण है, प्रथम चरण में समाहित किया गया है। अमित शाह ने कहा कि पहले सरहदी इलाकों में आने वाले लोग कहते थे कि वो भारत के आखिरी गांव से आए हैं, लेकिन मोदी जी ने इस बयानिए को बदल दिया। अब यहां से जाने के बाद लोग कहते हैं कि मैं भारत के पहले गांव से आया हूं। हमारी फौज और आईटीबीपी के जवानों की बहादुरी की वजह से कोई भी हमारे मुल्क की सरहद को आंख उठाकर नहीं देख सकता। अब वो वक्त गुजर गया है कि जब कोई भी भारत की सरजमीन पर कब्जा कर लेता था। आज सुई के नाके के बराबर जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। देश निश्चिंत होकर सो रहा है, चाहे हमारी किसी भी सीमा हो, अरुणाचल का प्रदेश हो, लद्दाख का प्रदेश हो, कश्मीर हो या कोई भी प्रदेश हो। हम निश्चिंत होकर देश के मध्य भाग में, देश के उत्तरी भाग में सो रहे हैं। इसका कारण
हमारे हिमवीर आईटीबीपी के जवान और हमारी थल सेना का पराक्रम और उनका त्याग और बलिदान है। उन्हीं के कारण कोई भी हमारी सीमा पर आंख उठाकर देख नहीं सकता। यूक्रेन के नायब वजीर खारजा एमिन जापारोवा ने आज नई दिल्ली में भारत की वजारत खारजा के मगरबी उमूर के सेक्रेटरी संजय वर्मा से मुलाकात की। दोनों ने दो तरफा ताल्लुकात और ताउन को आगे बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। हिंदुस्तान की G20 सदारत का हवाला देते हुए यूक्रेन के नायब वजीर खारजा ने बड़े बैनुल-अक़वामी मसाइल पर भारत के कायदाना किरदार की निशानदही की। India's involvement as a leader in the global south, as a G20 presidency, I think that we hope that India would be involved and engaged into global issues and challenges, economic challenges, energy challenges, nuclear challenges to a great extent, because the Ukrainian issue is a litmus paper today. Prime Minister Modi, with his 3D policy of democracy, dialogue, and to my knowledge, it's diversity. I think that this 3D and no era of the war and strategic application is really, really important. So we hope that India and Ukraine would be, even though we're distant geographically, but we will become closer physically and politically and in many other ways. मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण आज से अमेरिका के दौरे पर हैं। वजीर खजाना वाशिंगटन DC पहुंच गई हैं। अपने दौरे के दौरान वजीर खजाना वर्ल्ड बैंक ग्रुप WBG और बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड IMF के 2023 इजलास में हिस्सा लेंगी और साथ ही G20 इजलास, सरमायाकारों और दीगर मुताल्लिका इजलासों में भी शिरकत करेंगी। ये मुलाकातें आज से 16 अप्रैल तक वाशिंगटन DC में WBG और IMF के हेडक्वार्टर्स में मुनक़िद होंगी। दुनिया भर से वज़राए ख़ज़ाना और मरकज़ी बैंक के गवर्नर मौसम बहार की मीटिंग्स में शिरकत करेंगे। भारतीय वज़ारत ख़ज़ाना के वफ़द की क़यादत मरकज़ी वज़ीर ख़ज़ाना और कॉरपोरेट उमूर करेगी और इसमें वज़ारत ख़ज़ाना और RBI के हुक्काम शामिल होंगे। मरकज़ी वज़ीर ख़ज़ाना के अहम प्रोग्रामों में वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट कमेटी और IMF कमेटी के मुकम्मल इजलास, माहिरीन इक़्तिसादियात और दुनिया के थिंक टैंक्स के साथ साथ बातचीत, मुख्तलिफ ममालिक और बैनुल-अक़वामी तंजीमों के साथ दो तरफा बातचीत, गोल मेज़ इजलासों में आलमी तिजारती दुनिया के नुमाइंदों और सरमायाकारों, गैर मुक़ीम भारतीयों के साथ बातचीत शामिल है। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास 12-13 अप्रैल को FMCBG G20 के दूसरे इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। G20 के रुकन ममालिक 13 मदु ममालिक और मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी और इलाक़ाई तंजीमों के तकरीबन 350 मंदुबीन इजलास में शिरकत करेंगे और आलमी मसाइल के वसी मैदान के तनाजुर में कसीरुल जहती बातचीत में हिस्सा लेंगे। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज से युगांडा और मोज़म्बिक के 6 रोज़ा दौरे पर होंगे। दौरे के पहले मरहले में डॉक्टर जयशंकर युगांडा के वज़ीर ख़ारजा जनरल JJ ओडोंगो समेत मुल्क की आला क़यादत से मुलाकात करेंगे। वो जिंजा में नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के ट्रांजिट कैंपस का इफ्तिताह करेंगे। भारत से बाहर इस यूनिवर्सिटी का पहला कैंपस कायम के लिए दोनों ममालिक के दरमियान एक मफ़ाहमतनामे पर दस्तखत होने का इम्कान है। डॉक्टर जयशंकर युगांडा में शमसी तवानाई से चलने वाले पानी की फराहमी के मंसूबे के संगे बुनियाद की तकरीब में भी शिरकत करेंगे। वो युगांडा में कारोबारी और सनत के रहनुमाओं से भी खिताब करेंगे और भारतीय तारकीन वतन के साथ बातचीत करेंगे। डॉक्टर जयशंकर 13 से 15 अप्रैल तक मोज़म्बिक के दौरे पर होंगे। ये किसी भारतीय वज़ीर ख़ारजा का मोज़म्बिक का पहला दौरा होगा। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर मोज़म्बिक की आला क़यादत से मुलाकात करेंगे। वो मोज़म्बिक की वज़ीर ख़ारजा के साथ मुश्तरका कमीशन के 5वें इजलास की शरीक सदारत करेंगे। डॉक्टर जयशंकर कई वुज़रा और मोज़म्बिक की पार्लियामेंट के नुमाइंदों से भी मुलाकात करेंगे। युगांडा और मोज़म्बिक के दौरों से इन दोनों ममालिक के साथ साथ भारत के मजबूत बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत होने की उम्मीद है।
बीजेपी के सीनियर लीडर और एमपी रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पर सख्त हमला किया और कहा कि गुलाम नबी आजाद ने इल्जाम लगाया है कि राहुल गांधी जब भी बैरून मुल्क जाते थे वो नापसंदीदा ताजिरों से मिलते थे। रविशंकर प्रसाद ने पूछा कि राहुल गांधी किस किस से मिलते हैं। 4-5 महीने के बाद विदेश जाते हैं, किससे मिलते हैं राहुल गांधी जी? क्योंकि बाकी तो जाते हैं तो क्या क्या बोलते हैं कि भारत के लोकतंत्र पर ही सवाल करते हैं, वो चर्चा हम लोग कर चुके हैं। लेकिन राहुल गांधी किससे मिलते हैं, ये अनडिजायरेबल बिजनेसमैन कौन है, ये देश जरूर जानना चाहेगा। और हम चाहेंगे कि ये बात सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए कि राहुल गांधी जी जब भी विदेश जाते हैं तो किस तरह के अनडिजायरेबल एलिमेंट से, बिजनेसमैन से, अवांछनीय बिजनेसमैन से वो मिलते हैं। रविशंकर प्रसाद ने पूछा कि राहुल बैरून मुल्क जिन ताजिरों से मिलते हैं उनका एजेंडा क्या है। उन्होंने कहा कि क्या राहुल गांधी मुल्क को कमजोर करने के लिए भारत मुखालिफ ताजिरों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आज तक राहुल गांधी जी ने पिछले 9 साल में भारत की विकास यात्रा में एक भी अच्छे शब्द नहीं कहे। चलिए उनका विषय है, लेकिन आज भारत दुनिया की 5वीं इकॉनमी बन चुका है, इंग्लैंड से आगे निकल चुका है। भारत का आईटी सेक्टर, भारत का डिजिटल सेक्टर, भारत का स्टार्टअप सेक्टर, याद करिए कि जब कोरोना काल में मेड इन इंडिया वैक्सीन ने दुनिया में अपना परचम लहराया तो उसका भी विरोध कर रहे थे कि कौन सी वैक्सीन है। तो क्या राहुल गांधी एंटी इंडिया बिजनेसमैन के इशारे पर भारत को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं और मोदी जी के खिलाफ अभियान कर रहे हैं? रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी ने बोफोर्स पर कुछ नहीं कहा और ना ही कतरोची पर कुछ कहा और उसे भगाया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी बदउनवानी में पूरी तरह से मुलव्विस रही है। राहुल गांधी ने आज तक बोफोर्स के खिलाफ कुछ कहा? आज तक कोतरोकी को कैसे भगाया गया हिंदुस्तान से, और कोर्ट के आदेश के बावजूद तत्कालीन कानून मंत्री हंसराज भारद्वाज ने अपने लॉ अफसर को भेजकर लंदन में जो उनका डील का मनी छुड़वाया बैंक से, जो सीज था, इस पर कुछ कहा? क्या राहुल गांधी ने नेशनल हेराल्ड केस में वो बेल पर है अपनी माताजी के साथ 5,000 करोड़ की संपत्ति, क्या दिल्ली, क्या लखनऊ, क्या चंडीगढ़, क्या मुंबई, क्या पटना, ये सारी प्रॉपर्टी जो नेशनल हेराल्ड ट्रस्ट की थी उसको उन्होंने फैमिली ट्रस्ट बना करके ले लिया और उनका सब लोन माफ कर दिया कांग्रेस पार्टी ने। और आज उनकी और उनकी माताजी का 76% उसमें स्टेक है। उस पर क्रिमिनल केस चल रहा है, बेल नहीं मिला उनको। इस पर उनको क्या कहना है? आम आदमी पार्टी के कन्वेनर अरविंद केजरीवाल ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की डिग्री के हवाले से जो मसला उठाया है उस पर ज्यादा तवज्जो मिलती नजर नहीं आ रही है। ऑपोजिशन के सीनियर लीडर और एनसीपी के सरबराह शरद पवार ने इस मामले की हवा निकाल दी है। शरद पवार ने इतवार को नासिक में कहा कि ये सिर्फ एक सियासी मसला है। इससे पहले शरद पवार गौतम अडानी के मामले पर भी अपनी राय रखकर ऑपोजिशन पार्टियों के एक बड़े मसले को पसे पुश्त डाल चुके हैं और साथ ही इस मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने केजरीवाल की सरजनिश करते हुए उन पर जुर्माना भी आयद किया था। आगे बढ़ते हैं, जहां दिल्ली में मुनक़िद डिजिटल सिक्योरिटी समिट में मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने कहा कि आज डिजिटल ख्वानदगी के अनासर बदल गए हैं। हुकूमती इदारे फौरी रिस्पांस के जरिए मुसीबत में फंसे लोगों को बचाने के लिए पुरअज़्म हैं, लेकिन तमाम लोग इससे वाकिफ नहीं हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस मालूमात को माशरे के एक बड़े तबके तक पहुंचा सकते हैं, लोगों को आगाह कर सकते हैं और इससे बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ जैसे शोबों में बेहतर काम हो सकता है। That if I want to attack somebody, I can fake an Instagram account. And especially if I want to attack a woman or a female colleague who's a young one at school. And I think those conversations, the more we have it in, like I said, smaller towns, cities,
the summit truly will be most successful if we take it out of the national capital and take it to the state capitals, take it to educational institutions, especially the rural segments of our society. Even the aspect of digital literacy from the time that the platform was offered to citizens to today has changed. Has the component of digital literacy then changed? That is the one aspect we need to see. और आज आलमी यौम होम्योपैथी है। नायब सदर जगदीप धनखड़ ने आलमी यौम होम्योपैथी पर मुल्क के शहरियों को मुबारकबाद दी है और कहा कि कौम की तामीर में अपना हिस्सा डालने के लिए सेहतमंद होना जरूरी है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में पीर को वर्ल्ड होम्योपैथिक डे मनाया गया। नायब सदर जगदीप धनखड़ ने एक साइंसी कॉन्फ्रेंस की शक्ल में मुनक़िद वर्ल्ड होम्योपैथिक डे प्रोग्राम से खिताब किया। प्रोग्राम से खिताब करते हुए नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि मुल्क के नौजवान 2047 के जंगजू हैं और आज पूरी दुनिया में भारत की सताइश हो रही है, इसलिए कौम की तामीर में अपना हिस्सा डालने के लिए सेहतमंद होना जरूरी है। शुरुआत 2014 में हो गई थी, पहले भी था, और 2017 से कोटेचा जी लगातार अपने मंत्रीगण के मार्गदर्शन में इंक्रीमेंटल ट्रेजेक्टरी पर है। 2023 की जो थीम है अत्यंत सार्थक है। होम्योपैथी परिवार, एक स्वास्थ्य एक परिवार। दुनिया में भारत का डंका तो बज ही रहा है। We are on the rise as never before, and our rise is unstoppable. होम्योपैथी डे पर मुनक़िद होने वाली इस साइंसी कॉन्फ्रेंस से आयुष के वजीर सरबरन सोनोवाल ने भी खिताब किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर हैनीमैन ने होम्योपैथिक की शक्ल में दुनिया को एक शानदार तोहफा दिया है। उन्होंने कहा कि इंसानी माशरे को आगे ले जाने के लिए हम सबको यकजहती के साथ आगे आना होगा। Today is a great day for all of us, particularly for Homeo Parivar. We are all here to celebrate the World Homeopathy Day in memory of the great founder of homeopathy, Dr. Samuel Hahnemann. I pay my deep tribute to Dr. Samuel Hahnemann and will remain indebted to Dr. Hahnemann for this gift to mankind. होम्योपैथी जो तकरीबन 200 साल पहले भारत में मुतारुफ हुई थी, आज भारत के तकसरी सेहत की देखभाल के निजाम का एक अहम हिस्सा है। ऋषि कुमार की रिपोर्ट, उर्दू खबरें। और कोविड इन्फेक्शन से निपटने के लिए तैयारियों को जांचने के लिए आज से मुल्क भर के मुख्तलिफ अस्पतालों में 2 रोज़ा मॉक ड्रिल का इनेकाद किया जा रहा है। मरकजी वज़ीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया ने गुज़िश्ता हफ्ते रियासतों के वज़राए सेहत के साथ एक जायजा मीटिंग में मॉक ड्रिल के लिए कहा था। मॉक ड्रिल के दौरान अस्पतालों में कोविड-19 की रोकथाम और बंदोबस्त के लिए दस्तयाब वसाइल जैसे अद्वियात, ICU बेड्स और मेडिकल ऑक्सीजन का जायजा लिया जा रहा है। कोविड मामलात की तादाद में इजाफे के पेश नज़र रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को चौकस रहने और कोविड मैनेजमेंट के लिए तमाम मुनासिब तैयारियां करने का मशवरा दिया गया है। और साथ ही मरकजी वज़ीर सेहत ने कोविड की रोकथाम के लिए तहकीक, दरियाफ्त, इलाज, टीकाकारी और कोविड दोस्त रवैये को अपनाने की 5 मरहलों वाली हिकमत अमली पर जोर दिया है। कोविड-19 की तैयारियों के पेश नज़र हरियाणा के झज्जर वाक़े एम्स में भी एक मॉक ड्रिल का इनेकाद किया गया। इस दौरान कोविड इन्फेक्शन से निपटने की तैयारियों की जांच की गई। ना प्रिपेयर्ड है NCI झज्जर, उसके लिए किया। उसको सांस में लेने में दिक्कत हो रही थी, उसका ऑक्सीजन का फ्लो कम हो रहा था, इसलिए हमने उसको तैयार किया। और पटना के IMS GI अस्पताल में मॉक ड्रिल का इनेकाद किया गया, जिसमें कोविड से निपटने की तैयारियों की जांच की गई।
कोरोना इन्फेक्शन के ताज़ा तरीन अदद-ओ-शुमार के बारे में बात करें तो सेहत और कुनबा बहबूद की वजारत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 5,880 नए मामले दर्ज हुए हैं और साथ ही गुज़िश्ता 24 घंटों में 3,881 मरीज इलाज के बाद सेहतयाब हो चुके हैं, जिसके बाद मुल्क भर में सेहतयाबी की शरह 98.73% हो गई है। तो वहीं हफ्तावार पॉजिटिविटी की शरह फिलहाल 3.67% दर्ज की गई है और इसके साथ ही यौमिया पॉजिटिविटी शरह 6.91% दर्ज की गई है। मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामलात की तादाद 35,199 है। मुल्क में टीकाकारी की तादाद में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। कोविड की वबा के खिलाफ सबसे मौसर हथियार के तौर पर शुरू की गई टीकाकारी मुहिम के तहत मुल्क में अब तक 220.66 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 205 से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई। झारखंड के जमशेदपुर के कदमा थाना इलाके में पुलिस इंतजामिया और RAF ने फ्लैग मार्च किया। जमशेदपुर में इतवार की रात को दो ग्रुपों के दरमियान पथराव और आतिशजनी हुई थी। इलाके में दफा 144 नाफिज कर दी गई है और मोबाइल इंटरनेट सर्विस को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। इतवार को दोनों ग्रुपों के दरमियान पथराव के वाक़े के बाद मुजाहिरीन ने कई दुकानों को आग लगा दी, जिसके बाद पूरे इलाके में फोर्स तैनात की गई है और पुलिस गश्त कर रही है। बाहर से फोर्स बुलाई गई है और इससे पहले भी रामनवमी के मौके पर झारखंड के जमशेदपुर के हल्दी पोखर इलाके में दो ग्रुपों के दरमियान तसादुम हुआ था। बिहार शरीफ में रामनवमी के मौके पर भड़कने वाले तशद्दुद से मुतालिक एक मामले में बिहार इक़्तिसादी जराइम विंग ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। बिहार पुलिस के एडिशनल डायरेक्टर जनरल JS गंगवार ने सहाफियों को बताया कि इन लोगों ने सोशल मीडिया पर तशद्दुद भड़काने की साजिश की थी। यूनिट ने 15 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज की है। बाकी 10 अफराद की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। ये FIR इक़्तिसादी जराइम विंग की रिपोर्ट के बाद दर्ज की गई है, जिसने बिहार शरीफ के तशद्दुद ज़दा इलाकों का दौरा किया था। इस तशद्दुद में एक शख्स हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। मगरबी बंगाल में रामनवमी के मौके पर फसादात के दौरान इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर कौमी इंसानी हुकूक कमीशन की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अपनी अबूरी रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट में कमेटी ने नोट किया है कि फसाद पहले से मंसूबाबंद, अच्छी तरह से मंसूबाबंद और भड़काए गए थे। और चीन ताइवान की सदर साई इंग विंग के अमेरिकी दौरे से नाराज हैं। पीर को चीन ने ताइवान के साथ समुद्री सरहद पर मुसलसल तीसरे दिन जारहाना जंगी मशकें की। यही नहीं, अपनी फौजी मशक के एक हिस्से के तौर पर चीन ने ताइवान और इसके आसपास के समंदरों में बड़े अहदाफ पर दुरुस्त हमले किए और मॉक ड्रिल मशकें की हैं। ताइवान ने चीन की तरफ से ताइवान के करीब 70 जंगी तैयारे और 11 बहरी जहाज़ों की तैनाती का दावा किया है। दरअसल चीन ये फौजी मशकें एक ऐसे वक्त में कर रहा है कि जब अमेरिकी महकमा ख़ारजा के हुक्काम ने चीन पर जोर दिया है कि वो कैलिफोर्निया में ताइवान के सदर की मुलाकात पर ज़्यादा रद्द अमल का इजहार न करे। और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खेल की खबरों की, जहां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और लखनऊ सुपर जायंट्स आज IPL में आमने सामने होंगे। इस सीजन में लखनऊ सुपर जायंट्स ने अब तक 3 मैच खेले हैं, जिनमें से उसने 2 जीते हैं और 1 मैच में उसे शिकस्त मिली है। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यही खत्म पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दे इजाजत। आदाब।